बच्चों, कैसे हैं सब और कैसी चल रही है दिवाली की तैयारियां? क्योंकि भाई दिवाली आने वाली है, सफाइयाँ चल रही होंगी, है ना। गोरे काले मुंह हो गए होंगे, तो भाई दिवाली के साथ साथ सफाई के साथ साथ ब्रेन की सफाई मत कर देना, इसको भी जरा ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का, चैप्टर नंबर 13, और उसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। आई होप आपने इससे पहले वाला यानी कि L3 अटेंड किया होगा, क्योंकि उससे कुछ चीजें यहाँ पे जुड़ी हुई है। पर ऐसा भी नहीं कि आप क्लास छोड़ के भाग जाएं कि मैम L3 नहीं पढ़ा, चलते हैं अभी, है ना। ऐसा नहीं, जितना भी समझ आए लेकिन L3 से जुड़ा हुआ रहेगा, तो जो भी डाउट आ रहे हैं उसको आपको L3 करके दूर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये तो था हमारा प्यारा चैप्टर फ्लो, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश अभिक्रिया व इलेक्ट्रॉन परिवहन की बारे में बात करेंगे। जल का प्रकाशिक अपघटन इसी के अंदर आएगा, प्रकाश फॉस्फोटीकरण इसको पढ़ेंगे, और रसो परासरण परिकल्पना पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो ये तीनों टॉपिक एक ही हैं, और ये तीनों टॉपिक आते हैं लाइट रिएक्शन के, यानी कि ये भाग हैं लाइट रिएक्शन के, जिसको थोड़ा सा हमने ऊपर से जो है कल पढ़ा था। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं लाइट रिएक्शन की, और यह रिएक्शन जो है वो टुकड़ों में होती है। ठीक है, और ये टुकड़े कौन कौन से होंगे? तो ये टुकड़े होंगे, सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन परिवहन, यानी कि कैसे इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन परिवहन कहाँ होना है? तो ये इलेक्ट्रॉन परिवहन होना है आपके थैलेकॉइड की झिल्ली में, और वो भी PS1, पहले तो PS2 आएगा काम के हिसाब से, जो काम करेगा उसी का नाम हम पहले लिखेंगे। तो PS2 और PS1 की मदद से, जिसे हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तीन जो मेन स्टेप है इसके, जो हमारा आज का लेक्चर फ्लो भी है। पहला जल अपघटन, दूसरा इलेक्ट्रॉन परिवहन, तीसरा फोटोफॉस्फोरिलेशन। हालांकि वो सेम ही चीज है, उसको रसो रसायन बोलो या इस पूरे प्रोसेस को फोटोफॉस्फोरिलेशन बोल दो, तो बात से एक ही है। अब कौन सा स्टेप पहले होता है, कौन सा स्टेप बाद होता है, ये कोई कहानी नहीं है। ये स्टेप सब सारे साथ में हो रहे हैं, लेकिन हम इसको स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं। मतलब हमारी श्रद्धा के अनुसार हम इसे क्या कर रहे हैं, अलग अलग विभाजित कर रहे हैं विचारों को। बाकी ये एक साथ है। ठीक है, एक दो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हमें ये होता सब साथ में ये, क्योंकि आप ये सोचेंगे मैम पहले वो लिख दें बाद में वो लिखें, ऐसे नहीं होगा, है ना। आप प्रॉपरली चले इसको, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। क्या हो रहा है, नाम बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। वही बॉल जो हमने कल खेला था, इधर से बॉल उसको देना है, उधर से बॉल इसको देना है। बट यहाँ पे बॉल क्या है, यहाँ पे बॉल है हमारे प्यारे इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें इलेक्ट्रॉन के साथ पासिंग खेलना है, और वो पासिंग किन दो के बीच में खेली जा रही है? वो पासिंग PS2 यानी प्रकाश तंत्र 2 और प्रकाश तंत्र 1 में खेली जा रही है। ठीक है, जिसके बारे में हम कम थोड़ा सा पढ़ के आए। चिंता मत करो, अगर कल वाली क्लास नहीं भी लगाई है तो मैं आपको समझा दूंगी, क्योंकि कुछ हम रिवाइज जरूर करेंगे। अब पहले पढ़ लेते हैं इसको। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहलाती है। डेफिनेशन, भैया ज्यादातर जो बच्चे हैं ना इन डेफिनेशनों में उलझे रहते हैं कि मैम इसकी परिभाषा क्या है, उसकी परिभाषा। और ये ऐसी चीजें हैं जो अभिक्रिया है, हर चीज की परिभाषा दी जा सके ऐसा जरूरी नहीं है ना। कोई परिकल्पना है तो आप परिकल्पना की परिभाषा नहीं दे सकते। फिर भी मैंने कोशिश की है आपको परिभाषा लिखवाने की। तो ये परिभाषा है उसकी क्या, कि प्रकाश संश्लेषण में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देखो ना, मेरा नाम ही मेरी परिभाषा है। इलेक्ट्रॉन का परिवहन हो रहा है, तो ऐसी एक लंबी चेन चल रही है, एक श्रृंखला चल रही है, वही पासिंग पास चल रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चेन श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह रहे हैं। इसका प्रतिपादन रॉबर्ट हिल ने किया था, ये आपको याद रखना है। देखो अब जो टॉपिक आ रहा है ना, उस पे नीट पे PYQ की लंबी कतार है। मतलब अगर मैं PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें बताना चाहूं तो शायद ये बोर्ड पूरा PYQ लिखते लिखते भर जाएगा। इसलिए मेरी हर लाइन को PYQ समझना आज का,
ठीक है, चलो यहां पर रॉबर्ट हिल ने की थी। अब ये है क्या, ये रॉबर्ट हिल की फोटो तो आप देख ही रहे हैं, इनको नमस्ते कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण में इस अभिक्रिया का समारंभ तंत्र सेकंड, पहले ही लिख चुकी हूं मैं, PS सेकंड और PS1 दोनों के कोऑर्डिनेशन से होगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत कौन करेगा, मैंने कहा काम का कौन है, PS सेकंड है। ये भी PYQ है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा PYQ का ढेर है कि प्रकाश में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहां से शुरू होता है, PS सेकंड से। इसलिए सीक्वेंस वाइज ही इसे याद रखो तो याद रहेगा। PS सेकंड पहले इलेक्ट्रॉन लेता है, उत्तेजित होता है, फिर PS1 को देता है, जो हमने कल भी देखा था। तो समारंभ, समारंभ मतलब स्टार्टिंग कहां से होती है, इनसे, सेकंड वाले से, है ना, जिसको प्रकाश तंत्र 1 भी कह सकते हैं। और आपको पता है कि इसमें वर्णकों का ढेर लगा हुआ है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड, सब कुछ। और बीच में कौन है, हमारा दादा, यानी कि क्लोरोफिल ए। अभी केंद्र में क्लोरोफिल ए है, तो पूरा के पूरा तंत्र है। और ये भी हमें पता है, इसको P60 भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि PS सेकेंड 680 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को क्या करता है, अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो कई जगह पे PS सेकंड को P68 भी लिखा हुआ रहता है। आगे की कहानी पढ़ो। अब सुनना, प्रकाश ऊर्जा पाकर P60 अणु उत्तेजित हो जाता है, ये कल की कहानी है, ठीक है, हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। ये बात हमने की थी, मैं इसको फिर से समझाऊंगी, लेकिन कल वाली ही बात चल रही है अभी। इलेक्ट्रॉन निष्कासित होने के बाद P68 ऑक्सीकृत हो जाता है। भाई जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, ये केमिस्ट्री, तो भाई ऑक्सीकृत हो गया है। जल के एक अणु का अपघटन करके एक O2 मुक्त होता है। अब ये कहानी नई शुरू हो रही है, इसको समझने के लिए हमें ये जगह कम पड़ेगी, तो हम बड़ी जगह लिख कर आएंगे, है ना, ज्यादा बड़ा मकान बनाना है। फिर से एक बात जो मैं आपको फिर से रिवाइज कर रही हूं कि ये सारी घटनाएं एक साथ हो रही है, बस हमें लिखना तो भाई सीक्वेंस में ही पड़ेगा, सारी एक साथ खिचड़ा नहीं बना सकते, इसलिए हम कोई पहले और कोई बाद में लिख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है। चलो, इस बोर्ड को आप क्या मानेंगे, इस बोर्ड को आप मानेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, आज से नहीं, मतलब अभी के लिए, है ना, क्लोरोप्लास्ट है ये। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, तो हमने कहा मैम, आपने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होते हैं, लेकिन हमें पूरे के पूरे ग्रेना की बात नहीं करनी। स्टेप नंबर 1 क्या हो रहा है भाई, स्टेप नंबर 1 इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। शॉर्टकट में ही काम करना पड़ेगा, लंबे लंबे वर्ड्स हैं, ठीक है, आपको भी शॉर्टकट याद रखने। अब देखो, मेरी इस ड्राइंग की भावनाओं में मत बह जाना, और ये बात याद रखना कि थैलेकॉइड क्या है, ग्रेना का एक हिस्सा है। कल बता चुकी हूं कि ग्रेना ऐसे पड़े हैं सिक्कों की फॉर्म में, हम एक थैलेकॉइड बना रहे हैं। और थैलेकॉइड जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन है। क्या है भाई, एक झिल्ली है, सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन हम डबल बना रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि हमें इसकी CID गिरी करनी है, इसीलिए हम इसको डबल बना रहे हैं। बात को समझ गए कि हमने इसको डबल क्यों बनाया। ये क्या है, ये थैलेकॉइड है। क्या है ये, थैलेकॉइड या थाइलेकॉइड, ग्रेना की एक परत, ठीक है। स्ट्रोमा लेमिला की बात हम नहीं कर रहे। कल हमने कहा था कि स्ट्रोमा लेमिला में सिर्फ PS1 होता है, तो PS1 का आपको पता है ज्यादा काम का नहीं है। हमें तो कौन सा कराना है, अचक्रिक वाला कराना है। चक्रिक वाला हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या बन रहा है, ATP बन रही है। हमें दोनों चाहिए। अब मेरी बात सुनना, एक और चीज जो हमने कल पढ़ी, कितने ATP बनने हैं लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में 18 ATP और
12 NADPH2 बनना है। ये बात कल मैंने बता दी थी जब हमने लाइट रिएक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था। अब सुनो, यहां पे क्या था, 2 PS1 PS2 है, तो मैं यहां पे PS2 बना रही हूं। ये क्या है, PS2, इसी को P680 भी कहते हैं। यहां पे है PS1, जिसको P70 भी कहते हैं, क्योंकि ये 70 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही लाइट आएगी, सनलाइट आई, ये बात हमने कल भी देखी थी, सनलाइट किस पे गिरेगी, थैलेकॉइड पे, है ना। सनलाइट आई, यूवी बोल दो, HMU बोल दो, जो भी बोलना चाहते हो। सनलाइट आई, बराबर से पहला स्टेप काम कर रहा है। सनलाइट आई, क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे कौन है, क्वांटोसोम्स है, जिसके केंद्र में कौन मौजूद है, जिसके केंद्र में क्लोरोफिल A मौजूद है, अभिक्रिया का सेंटर, है ना, अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल A है, आसपास बाकी दूसरे वाले वर्णक हैं, वर्णकों का सिस्टम है। अब PS1 से जैसे ही लाइट आएगी तो इसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो आपको पता है, एनर्जी मिलते ही तो परमाणु की 12 बज जाती है, वो क्या होने लग जाएगा, वाइब्रेट होगा तो अस्थायी हो जाएगा। अस्थायी होते ही सबसे पहला काम क्या करता है परमाणु, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। ये बात भी मैंने कल कही थी, कल वाली बात ही चल रही है, बस मैं रिवाइज कर रही हूं कि पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह। ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह ही है, वही बॉल खेलना। इसने PS2 ने इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, तो हमने कहा था यहां पे प्राथमिक ग्राही होता है, प्राथमिक ग्राही। यहां पे प्राथमिक ग्राही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और किसको दे देता है, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन कल भी बताया था, लिखते जाना PQ का मतलब क्या है, कहीं ब्रैकेट में जगह बना लो, लिखते जाओ। मेरे यहाँ जगह कम पड़ने वाली है, ये जितनी भी जगह है मैं नहीं लिख पाऊंगी। प्लास्टोक्विनोन Q, चलो कोशिश कर लेती हूँ। अच्छा, ये बाहर क्या है, ये बाहर स्ट्रोमा है, लेकिन यहाँ मैं स्ट्रोमा नहीं लिख रही, यहाँ पे भी मुझे कुछ बनाना है, यहां लिख दूं मैं, ये सब क्या है, स्ट्रोमा की बातें हो रही है। ये क्या है, स्ट्रोमा, बाहर वाला एरिया। ये क्या है, थैलेकॉइड, है ना, और थैलेकॉइड की ये क्या है, ये गुहा है, ल्यूमेन, थैलेकॉइड के अंदर की। PQ का मतलब प्लास्टोक्विनोन, लिखते जाओ, भगवान के नाम पे लिख दो, प्लास्टोक्विनोन। उसके बाद एक और आता है साइटोक्रोम B6F। अच्छा, कई बुक्स में साइटोक्रोम B को अलग दे रखा है, साइटोक्रोम F को अलग दे रखा है, लेकिन हम NCERT फॉलो कर रहे हैं, वहां पे एक दे रखा है। साइटोक्रोम B को इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देता है PC को। PC का मतलब क्या था, कल की क्लास PC का मतलब प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। भाई ये मैं मजे करने के लिए नहीं बना रही, मैं कह चुकी हूं कि मेरी आज की हर लाइन नीट की PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन एक मैं आपको शुरुआत में बता देती हूं कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित सबसे पहले कौन करता है, PS सेकेंड। इलेक्ट्रॉन परिवहन की शुरुआत कहां से होती है, PS सेकेंड। PS सेकेंड किसको इलेक्ट्रॉन पास करता है, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है, PS1 आपको पता है कब उत्तेजित होगा, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर है। यहाँ पे भी वही क्लोरोफिल A प्रेजेंट है अंदर केंद्र में, क्योंकि दोनों प्रकाश तंत्र की जो संरचना थी वो तो सेम ही थी। यहां से क्या होगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन उत्तेजित कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको जाएंगे, एक यहां पे होता है प्राथमिक ग्राही, इसके पास भी क्या है, प्राथमिक ग्राही है। लेकिन इस प्राथमिक ग्राही का कल मैंने आपको नाम बताया था, FeS, आयरन सल्फाइड। हालांकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब नहीं पूछा जाता। ये प्लास्टोसाइनिन जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है फेरेडॉक्सिन को, FD, फेरेडॉक्सिन।
FeD भी बोलते हैं इसको, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ जगह की भारी कमी की वजह से। फेरेडॉक्सिन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अब ये जो थाइलाकोइड की बाहरी झिल्ली है, थाइलाकोइड की जो बाहरी झिल्ली है वहां पे क्या होता है, एक एंजाइम पड़ा होता है, इसको मैं किसी अच्छे कलर से बनाऊंगी, ये लो, ये लो, ये क्या है, ये है NADP सिंथेटेज। कल वाली याद दिलाती हूं, कल मैंने कहा था कि जो PS1 स्ट्रोमा लेमिला में होते हैं उनमें NADP सिंथेसिस नहीं होते, लेकिन ये स्ट्रोमा लेमिला नहीं है, ये मेन थाइलाकोइड है जिसमें दोनों है PS2 PS1, इसके पास होता है NADP। कई बुक्स में इसको NADP रिडक्टेज भी लिखा हुआ है, दोनों सही है, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे पहले से ही क्या पड़ा होता है, NADP पड़ा होता है, NADPH सिंथेसिस, ठीक है, NADP पड़ा होता है। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आता है ये किसको जाता है, NADP को जाता है, NADP को जाता है, तो NADP क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसका रिडक्शन हो गया। अब ये क्या करता है, स्ट्रोमा के अंदर H+ आयन पड़े रहते हैं, स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे H+ आयन पड़े रहते हैं, यहाँ पे भी है भाई, इधर भी है, सब जगह है, इस बात को गौर करना, सब जगह H+ आयन है। ये क्या करेगा, 2 H+ को ले लेगा और क्या बना देगा, NADPH2, हमारा काम हो गया, NADPH बन गया है। अब आप बोलोगे ATP कहाँ गए, ऐसा ये चक्र चलेगा तो 12 NADPH2 बनेंगे, ठीक है, हर एक साइकिल से एक NADPH बन रहा है तो 12 बनेंगे, ऐसे कैसे, ठीक है, क्योंकि हमें 12 बनाने हैं, हमें 12 चाहिए नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये क्या है, ये जो अभी हमने फॉलो किया, ये पूरा क्या, इलेक्ट्रॉन का PS सेकेंड से उत्तेजित होकर PS1 से होते हुए NADPH तक NADP तक पहुंचना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाता है, ठीक है। एक डेफिनेशन वहां है, एक अभी बोली, क्या, PS सेकेंड का इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होते हुए PS1 से होते हुए, या तो फेरेडॉक्सिन लिख दो, या NADP तक पहुंचना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाता है, क्योंकि एक श्रृंखला के रूप में चलता है। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, जल अपघटन। इलेक्ट्रॉन प्रवाह में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है PS सेकेंड से PS1 तक और NADPH2 बन रहा है। दूसरा स्टेप क्या है, जल अपघटन, जल का टूटना। अब आपको पता है प्लांट नीचे से जल लेते जा रहे हैं, काम क्या है, काम ये है कि ये जल जो है यहाँ गुहा में भरा हुआ है, ल्यूमेन में भरा हुआ है। अब सिर्फ गुहा में भरा हुआ है ऐसा नहीं कह रही, भरा हुआ है मतलब सब जगह होता है सेल में, तो इसकी ल्यूमेन में H2O है। क्या होता है, ये H2O अपने आप को क्या कर लेता है, तोड़ देता है, किसमें, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। अच्छा, एक और चीज यहां पे खोपचे में लिख रही हूं मैं, इस अभिक्रिया को वैसे तो इस तरह से लिखा जाता है जो NCERT में भी लिखी हुई है, इस तरह से भी लिखा जाता है। यहां पे 4 आएगा, यहां पे 4H+, यहां 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन एग्जैक्टली ये होता है, एग्जैक्टली क्या है, ये वाली है। तो मैं इसको यहां पे लिख दूं क्या, क्योंकि यही काम की है, इससे तो आप अभी घबराने वाले हो, ठीक है। क्या मैं ये यहां लिख दूं, लिखना पड़ेगा मैम, ठीक है। चलो, तो मैं यहां से इरेज कर रही हूं ये सब, और हमारा मेन रिएक्शन लिख रही हूं जो कि कुछ ऐसी है जो मैंने यहां पे लिखी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको मैं वो वाली लिख देती हूं, ये 4 जो होनी चाहिए बैलेंस, है ना, 4 4 O2, यहां पे 2,
ये बैलेंस है। लेकिन अभी हमें ज्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़नी। अब देखो बात को सुनना, ये लाइट गिर रही है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये लाइट गिर रही है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्यों? यहाँ पे कोई पंगत लगी है इलेक्ट्रॉन लेते जा रहे हो, पासिंग पास खेलते जा रहे हो। इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे भाई? परमाणु है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, भले ही लंबा चौड़ा क्लोरोफिल है, कोई इलेक्ट्रॉन की लिमिट तो होगी ऑब्वियसली। कहां से लाएगा बेचारा इलेक्ट्रॉन? अब ये इलेक्ट्रॉन की भरपाई करने का काम जल अपघटन का है। जल अपघटन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ये क्या करेगा? इससे हेल्प मांगेगा। और जल तो आपको पता ही है, पढ़ ही रहे हैं हम परिवहन में, सबका सामाजिक भला करने वाला बेचारा बहुत भला आदमी है ना, सबका भला करता है। तो जल कहेगा मैं दूंगा तेरे को इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसे भाई। तो ये क्या करेगा? कहेगा लाओ जी दे दो, आपका भला हो। ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ये चेन चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, वरना जिस दिन इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, इसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जल। इसलिए जल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, यहीं से आपकी ऑक्सीजन भी आ रही है, क्योंकि अगर हम इसको बैलेंस करें तो O2 बन रही है ना, तो यही आपकी ऑक्सीजन निकाल रही है। तो एक बात यहां से और प्रूफ हो रही है कि जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मिलती है वो यहीं से बन रही है, ये गैस बन के निकलेगी। अब ये H+ का क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? इस पे भी आ रहे हैं, इस पे भी आ रहे हैं। अब एक और बात सुनना, जिस तरह इसके पास इलेक्ट्रॉन की भारी कमी हो रखी है, उधर से स्ट्रोमा से बार बार 12 NADPH बनेंगे, तो बार बार H+ निकले जा रहे हैं, है ना। स्ट्रोमा से H+ कम होते जा रहे हैं, स्ट्रोमा से H+ कम हो रहे हैं ना। जितने H+ है भाई, एक लिमिट होगी सबकी। दूसरा, एक और कमी है यहाँ पे जो H+ मैंने बनाया है, जब इलेक्ट्रॉन पास होता है, जब इलेक्ट्रॉन परिवहन चल रहा होता है, देखो ऐसी ही लाइन मैंने नोट्स में भी लिखी है, इसलिए नोट्स की लाइनों के हिसाब से काम कर रही हूं मैं। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन चल रहा होता है तो बाहर से, बाहर मतलब स्ट्रोमा, ये पहले ही बोल चुकी हूं, ये बाहर का एरिया स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा से, और एनसीईआरटी क्या कह रही है? झिल्ली के बाहर से। तो भाई झिल्ली ये है, इसका बाहर ये है, झिल्ली का अंदर ये है, ये तो समझ गए। अब कई बार उसने गुहा लिखा है, कई बार झिल्ली के अंदर लिखा है, कई बार झिल्ली के बाहर लिखा है, कई बार झिल्ली का स्ट्रोमा लिखा है, तो वो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि बाहर मतलब स्ट्रोमा, अंदर मतलब गुहा, और ये एक झिल्ली है, राइट। चलो, ये H+ जो है, ये भी क्या है? कम नहीं है। ये मौका देख के जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, इनको एनर्जी मिलती है, और ये H+ भी इधर गोते लगा रहे हैं, ये H+ अंदर आ गया। तो स्ट्रोमा की तो लगी पड़ी है, इधर से H+ अंदर घुसे जा रहा है NADPH। देखो ये क्वेश्चन भी बनता है कि NADPH सिंथेसिस कहाँ होता है? झिल्ली के बाहर होता है ये, और H+ भी बाहर से आते हैं। बाहर इन द सेंस झिल्ली में ही है, लेकिन झिल्ली की बाहरी सतह पे है, इसलिए मैंने बाहर बनाया है। मेरे डायग्राम पे भी ध्यान देते रहना, ये बाहर है। ये इधर से H+ अंदर आ रहे हैं, इधर से H+ गायब हो रहे हैं। स्ट्रोमा कह रहा है मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, उधर तू तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, मैं H+ कहां से लाऊंगा? H+ की इस अंतर की वजह से बाहर H+ कम हो गए हैं, अंदर H+ की भरमार लगी हुई है। जितनी बार ये जाएगा H+ अंदर आएगा, इधर से H+ और शादी करवाई जा रही है उनकी, NADPH के ले जाओ, भाव में ले जाओ भाई, ठीक है। तो बाहर की ओर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, देखो H+ को कई जगह प्रोटॉन लिखा है, तो क्या गलत लिखा है? नहीं, क्योंकि कई बच्चे फिर मुझे गोला लगा के भेजेंगे, मैम इसमें तो प्रोटॉन लिखा है। थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री, प्रोटॉन है ये। तो बाहर प्रोटॉन कम हो गए हैं, अंदर गुहा में प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा। इस अंतर को, प्रोटॉन आयन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के इस अंतर को हम क्या कहते हैं? सांद्रता प्रवणता, प्रोटॉन ग्रेडियंट।
क्या होता है प्रोटो ग्रेडियंट? प्रोटोन ग्रेडियंट सिर्फ प्रोटोन के लिए नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी होता है। जब सांद्रता में अंतर हो, यानी कि बाहर कम है अंदर ज्यादा है, या अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो ये जो चेंज है उसको हम कहते हैं प्रवणता। तो यहाँ पे भयानक H+ की बाढ़ आई हुई रहती है, लेकिन ये भी किस टाइम तक इसको संभालेगा? बाहर ये H+ जा नहीं सकते, एक बार अंदर आ गए तो वो खेलते हो मौसम पा भाई, मौसम पा, 100 रुपए की घड़ी चुराई वाला, है ना। एक अब तो जेल में आना पड़ेगा। अब ये जेल में आ गए हैं, अब ये बाहर नहीं जा सकते, तो अब इनको रास्ता नहीं मिल रहा होता है। इनका जो हीरो है, इनका जो पिक्चर में जो वो होते हैं ना, क्लाइमैक्स आता है, हीरो की एंट्री, वो होती है स्टेप नंबर 3 से, जिसको हम कहते हैं रासायनिक परिकल्पना। अब देखो इंग्लिश लिखने की मेरे पास जगह नहीं है, इसको कहते हैं कीमो ऑस्मो हाइपोथेसिस, वैसे नीचे आ जाएगा। इसको वाटर फोटोलाइटिक, क्योंकि लाइट की वजह से, देखो ये प्रकाश, जल का प्रकाश अपघटन है, ये अपघटन हो किस लिए रहा है? लाइट की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसको मदद करनी है इसकी, इसलिए, और इसको तो इलेक्ट्रॉन को तो ETC बोल दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे थाइलेकॉइड की झिल्ली में एक एंजाइम पाया जाता है, बेचारा बहुत अच्छा एंजाइम है, जिसका एक तो ऐसे लंबा सा स्टॉक होता है जिसको CF0 कहते हैं, और दूसरा होता है CF1। क्या है ये? कौन है ये? पहचान कौन? ये है ATP सिंथेटेज। देखो एंजाइम याद करने में मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आ रही होगी भाई। ATP का संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंथेसिस। तो सिंथेसिस और एंजाइम हम पढ़ चुके हैं, एज लगाना होता है एंजाइम में पीछे। ATP सिंथेटेज, NADP सिंथेटेज, काम खत्म। बस ये क्या कहेगा, आजा मैं तेरे को, ये प्रोटोन चैनल है, ये क्या है? प्रोटोन चैनल। इसके दो भाग है, F0 और CF1। अब क्या होता है, ये प्रोटॉन को कहता है मैं तुझे इस जंजाल से बाहर निकालूंगा। एक और आया, जल की वो दादागिरी, मतलब महानता देख के इसकी भी अंतरात्मा जाग उठी। इसने कहा कि मैं, जल अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मैं प्रोटॉन को बाहर निकालूंगा। तो इसने क्या कहा, चल प्रोटॉन तेरे को ले जाता हूं। तो यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन भरे पड़े हैं ना, अब ये सब यहाँ पे बाहर निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर कमी हो रखी है, हमें तो इक्वल करना है। परासरण पढ़ा है आपने, प्रवणता जब ज्यादा या कम हो जाती है तो फिर उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो भाई बैलेंस करने के लिए H+ आयन बाहर आ रहे हैं। H+ आयन जैसे ही बाहर आते हैं तो अपनी एनर्जी छोड़ देते हैं कि मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, दुनिया में कुछ, वो कहावत तो सुनी है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, तो मेरे पास जो भी कुछ है मैं सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाऊंगा, ऐसे बोलता है ये। ऐसे बोलता है तो इससे एनर्जी निकलती है, और एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी? फॉस्फेट की फॉर्म में। अब यहाँ पे बाहर मंगता बैठा हुआ रहता है एक ADP, है ना, ADP बैठा हुआ रहता है, इसको चाहिए फॉस्फेट, आओ तेरे को फॉस्फेट दें। ADP जो है वो फॉस्फेट लेकर ATP में परिवर्तित हो जाता है। फॉस्फेट मिल गया, इसका जीवन सफल हो गया, है ना, भलाई हो गई इसकी ATP सिंथेसिस की वजह से। इसलिए इसका नाम ATP सिंथेसिस है, क्योंकि ATP बना रहा है ये। और ये ATP क्यों बन रही है, ये भी सवाल है। प्रोटॉन प्रवणता के कारण, किसके कारण बढ़ रही है? हाइड्रोजन आयन की प्रवणता या प्रोटॉन प्रवणता के कारण ATP बनता है, क्योंकि उसी से फॉस्फेट रिलीज होगी। ADP डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ATP ट्राइफॉस्फेट, दोनों बन गए। लाइट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनते हैं? लाइट रिएक्शन में पहला बनता है NADPH। अच्छा, P नहीं लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैम का क्या है, कभी कभी वही मैंने कहा, दिमाग और हाथ और पैर सब साथ में नहीं देते, तो ऐसा हो जाता है। NADPH2 तो थोड़ा थोड़ा देख लिया करो, कमी पेशी कोई रह जाए तो मैम को माफ कर दिया करो। दूसरा क्या बनता है? ATP, ये लो। तीसरा क्या बनता है? ऑक्सीजन। क्या हमने तीनों बना दिए? आज की रेसिपी कंप्लीट। NADP, ऑक्सीजन, ATP। कितने कितने बनते हैं? 18 ATP बनने हैं, 12 NADP बनने हैं,
और ऑक्सीजन कितने बनने हैं, ऑक्सीजन चलो छोड़ देते हैं कितनी बार भी बने, वैसे तो 6 बनने हैं, 6 बनने हैं क्योंकि लास्ट में 6 ही निकलने हैं, 6 ऑक्सीजन बनेंगे। ये कंप्लीट हो गई लाइट रिएक्शन, कुछ नहीं करना, ये लाइट रिएक्शन है। कितने स्टेप्स में हुई, इलेक्ट्रॉन प्रभाव, जल अपघटन, रसो रासायनिक या रसारोहण, ठीक है, रसारोहण भी बोल सकते हैं इसको। क्या क्या हुआ, अच्छा रसारोहण की परिभाषा क्या बनी, प्रोटॉन प्रवणता के कारण या हाइड्रोजन प्रवणता के कारण एडीपी से एटीपी बनने की परिकल्पना को रसो रासायनिक परिकल्पना कहते हैं। समझ में आया, नहीं आया लिख दिया है मैंने आगे, ठीक है, और नोट्स में लिख दूंगी। चलो समझ में आ गई, एक बार रिवाइज। क्या हुआ, सबसे पहले लाइट गिरी थाइलेकॉइड पे तो उसका जीवन धन्य हो गया, उसने कहा आज तो बल्ले बल्ले, इसने बल्ले बल्ले करके इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिए, इसके बल्ले बल्ले से कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन में जोश आ गया एनर्जी पाके, और इन्होंने PS1 सबसे PS2 से शुरू हुआ है, शुरू कहां से होगा, PS2 ने इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करके प्लास्टोक्विनॉन, फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम प्लास्टोसाइनिन को दे दिए। प्लास्टोसाइनिन से चिपका हुआ है PS1 ने अपने भी, उसको भी एनर्जी मिली, उसकी भी बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकाले किसको दिए, फेरेडॉक्सिन को। यहाँ पे प्राइमरी ग्राही है दोनों के पास, मैंने नाम नहीं लिया लेकिन है, ठीक है। फेरेडॉक्सिन ने कहा NADP तुम्हारे हालात बहुत खराब दिख रहे हैं, तुम ले लो 2 इलेक्ट्रॉन और NADPH2 बना लो। 2 इलेक्ट्रॉन आए तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन आए तो भाई बैलेंस करने के लिए 2 प्रोटॉन भी लाने पड़ेंगे, बैलेंसिंग है ना, तो 2 प्रोटॉन से इसने कामकाज किया, अपना शादी कर ली, NADPH2 बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाए जा रहे हैं, बल्ले बल्ले होती जा रही है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही है। फिर हमारा आया जल कि मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन, दानवीर कर्ण कहता है मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, जल अपघटन हुआ, जल अपघटन होने से भाई अब ये बैलेंस कर दिए, तो मैं यहाँ से वो हटा रही हूँ, बच्चे बोलेंगे मैम ये कैसा बैलेंसिंग है, बैलेंस करने के लिए मैंने लगाया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से हटा दो। क्या हुआ, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और निसेंट ऑक्सीजन बनती है, जो बाद में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ हमारा मेन फोकस अभी इलेक्ट्रॉन पे है। यहाँ पे बैलेंस वाली लिख दी है मैंने। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इसके पास, कि मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम मुझे NADPH2 दो। सुभाष चंद्र बोस का डायलॉग इसने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, ठीक है। चलो क्या हुआ, गुहा में एक तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बन के निकल लेगी, अपना रास्ता पकड़ लेगी पतली गली से, इधर H+ बनते जा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको H+ पहले से है, उधर से बाहर से H+, इसको देख के बोलते हैं यार मेरा फ्रेंड अंदर है, मैं भी जाऊंगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा होता है तो यहाँ पे एनर्जी जो लगती है, उस एनर्जी को देखते हुए H+ अंदर आ जाता है चुपके से। अब ये अंदर तो आ गया लेकिन ये बाहर नहीं जा सकता, बंद चुका है, ये जेल में आ चुका है, तो यहाँ पे H+ भर जाते हैं। उधर से स्ट्रोमा में H+ की भारी कमी, इधर से भी H+ की भारी कमी, इस वजह से क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रोटॉन प्रवणता, यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कवर हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अब ये H+ निकलना चाहते हैं कि कोई मसीहा आए मुझे निकाले, तो उसके लिए हम ATP सिंथेसिस को लेके आते हैं। ATP सिंथेसिस H+ आयन को बाहर निकालता है। जब H+ आयन बाहर निकलते हैं तो ऊर्जा रिलीज करते हैं, क्योंकि ये बहुत शुद्ध सिद्ध संत आत्मा है। ये कहते हैं क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, सब यहीं छोड़ जाएंगे। छोड़ गया ये, इसने छोड़ा तो इधर मंगता बैठा हुआ है, बस मजे, ATP बना लो, बन गया हमारा काम। अब लिखा हुआ पढ़ लो, ठीक है। आ जाओ, ये डायग्राम बना लेना भाई। और फिर से वही बात, हर लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है, कुछ लाइन छोड़नी नहीं है, और समझ का यूज करें। सबसे पहले क्या हुआ, जल का, देखो वो तो पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रॉन प्रभाव पढ़ लिया फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने कहा जल का परिवहन हो रहा है, जल का अपघटन, ये जल अपघटन है। प्रकाश की उपस्थिति में जल के अपघटन से H-OH आयन बनते हैं, इस प्रक्रिया को जल अपघटन कहते हैं। अब यहाँ पे H+OH में आप कंफ्यूज हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे बच्चों, ये भी सही है, गलत ये भी नहीं है ना, किसी किसी बुक्स में आपको ये भी लिखेगा, हम तो हमारा वही लिखेंगे H+ आयन
2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, और नहीं लिखना है तो लिख दो, सिर्फ H+ आयन निकलते हैं। एक तो ये यहाँ पे साइन में वो पीपीटी आता है ना फ़ॉन्ट, तो गड़बड़ हो जाती है। इस प्रक्रिया में जल अपघटन कहते हैं। जल अपघटन की परिभाषा मिल गई, वैसे परिभाषा की जरूरत नहीं है भाई। प्रकाश की उपस्थिति में जल का विघटित होना या अपघटित होना क्या कहलाता है? जल अपघटन कहलाता है। इतनी परिभाषा तो अब आप बना सकते हो। ठीक है, चलो तीसरा है प्रकाश फोटो फॉस्फोरिलेशन। इसको ही हम फोटो फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, इसी को हम फॉस्फेटीकरण भी कहते हैं। क्या है ये? कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन के आने जाने के बाद मेन एटीपी का बनना, ये पूरा जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन, जल अपघटन, रसारोहण और NADPH का बनना, ये चारों पांचों क्रियाएं मिला के प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश फॉस्फोरिलेशन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरित लवक के अंदर उपस्थित हरिम कण मतलब वही क्लोरोफिल, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। यह ऊर्जा रासायनिक क्रिया में NADP द्वारा उच्च ऊर्जा बंधों के रूप में एकत्रित हो जाती है तथा उच्च ऊर्जा अणु ATP का निर्माण करती है। आर्नन ने इसे फोटोसिंथेटिक फॉस्फोरिलेशन कहा। प्रक्रिया वही है, बस आर्नन ने इसको एक नया नाम दे दिया कि हम तो भाई इसको फोटो फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। क्या दो हमारे क्या है, हम एक और परिभाषा याद कर लेंगे। तो ये ज़्यादा इसको मैंने सीरियस नहीं लेना, बस याद रखना इसको कि ये फोटो फॉस्फोरिलेशन क्या है, वही ATP का बनना फाइनली सारी प्रक्रिया होने के बाद। अच्छा, एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फोटो फॉस्फोरिलेशन और रसारोहण में क्या अंतर है। तो देखो रसारोहण रासायनिक परिकल्पना में हम सिर्फ उतना सा स्टेप बताते हैं कि H+ आयन की प्रवणता के कारण, H+ आयन की प्रवणता के कारण ATP का बनना, बस उतना सा स्टेप है। और पूरा जो स्टेप है, इलेक्ट्रॉन का जाना, जल अपघटन होना, ATP बनना, ये तीनों चारों स्टेप अगर मिला के बोलेंगे तो हम उसको प्रकाश फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। अंतर समझ में आ गया? दोबारा तो नहीं पूछोगे? चलो, यह प्रकाश कर्म 1 तथा प्रकाश कर्म 2 के संयुक्त रूप से होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह 3 पथों में होता है। ये देखो पथ, पहला क्या हुआ, जल के अपघटन से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रकाश कर्म 2 को मिलता रहेगा। कर्म और तंत्र PS2 को मिल रहा है, जल अपघटन से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फिर PS2 किसको दे रहा है? PS1 को। फिर क्या हुआ, प्रकाश कर्म 1 से NADP तक पहुंचना, लास्ट में कहाँ पहुंचा था? NADP तक पहुंचा था। तो ये 3 स्टेप्स हो गए, PS2, PS1 और PS1 से NADP। ये पूरा जो है ये इलेक्ट्रॉन परिवहन होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? रसो परासरणी परिकल्पना। परासरणी क्यों कह रहे हैं भाई? H+ आयन झिल्ली से उधर जा रहे हैं, एक झिल्ली से अंदर बाहर हो रहे हैं, तो झिल्ली से किसी आयन अणु का एक से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ये डेफिनेशन तो पता है, इसीलिए इसको रसो परासरणी कह रहे हैं। ठीक है, हरित लवक में ATP का संश्लेषण होता है। ATP संश्लेषण का वर्णन रसो परासरणी परिकल्पना के आधार पर दिया जाता है और इसी का इंग्लिश नेम है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इंग्लिश वाला भी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया क्या? एक बार और, जब H+ आयन जो है वो गुहा से निकल के नीचे जाते हैं तो ADP से ATP बनने का जो प्रोसेस है वो होता किस कारण है? होता किस कारण है? प्रोटॉन प्रवणता के कारण। ये भी सवाल है, आज मैंने कहा बहुत सवाल है। ये प्रसारोहण की परिभाषा हो गई। समझ में आया क्या हुआ? ये थी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के उत्पाद क्या है? फिर से लिख रही हूं, लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? प्रकाश अभिक्रिया में क्या क्या बना? फिर से एक बार बोलो, NADPH2। आज मैं P बहुत खा रही हूँ, मेरे ही लेटर से मुझे प्यार नहीं है, बताओ। PH2 सॉरी 12, 18 ATP और ऑक्सीजन, ये बनेगा। समझ गए? और इनका अभी प्रकाश संश्लेषण पूरा नहीं हुआ मेरे बच्चों, ये तो लाइट रिएक्शन हुई है। अभी इनको काम में लेना है हमें। क्या काम में लेना है? इनसे करवानी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। जितना इनको मेहनत करके बनाया है, अभी रगड़ना भी है इनको। चलो काम पे लग जाओ, अभी काम पे लगाएंगे इनको
कहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ और आई होप मैंने आपको इसको अच्छे से समझा दिया हो, है ना। एनसीईआरटी के डायग्राम एक बार और देख लेना, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, यही कुछ है, ये बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है, एनसीईआरटी को भूल जाओ, ठीक है। चलिए, लेकिन उसको देखना है क्योंकि मैंने कहा वो कहाँ पे आता है, गुमशुदा की तलाश में, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए